हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र सर जमुना में। दोस्तों आज की क्लास में हम भूगोल क्लास 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 के हिसाब से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों यह वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा तथा कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा कि आखिर आपको हमारी यह वीडियो कैसे लगी। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाला है। ठीक है, वो क्वेश्चन इस प्रकार से है, संसाधन किसे कहते हैं। यह जो है तो दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन कोई एक उपयोगी और महत्वपूर्ण वस्तु है। ठीक है, संसाधन क्या है दोस्तों, तो संसाधन कोई एक उपयोगी और महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान वस्तु है जो हमारे उपयोग में आती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, जल, मृदा, पेन आदि, ये सब क्या है, सब संसाधन हैं। ठीक है, जल संसाधन है क्योंकि उसका हम उपयोग करते हैं। मृदा यानी मिट्टी, वह भी संसाधन है। ठीक है, वह भले ही निर्जीव संसाधन है परंतु फिर भी हमारे कहीं ना कहीं उपयोग में आती है। ठीक है, पेन भी एक क्या है, संसाधन है। कोई भी वस्तु संसाधन तभी हो सकती है जब वह उपयोगी और मूल्यवान होती है। ठीक है, अगर वह उपयोगी और मूल्यवान नहीं है तो वह संसाधन नहीं कहलाएगी। जैसे केले के छिलके संसाधन नहीं है क्योंकि उसके अंदर की जो चीज़ है वह संसाधन है। ठीक है, लेकिन उसके बाहर का जो छिलका है वह संसाधन नहीं होता है क्योंकि वह जो है तो वेस्ट पदार्थ होता है। ठीक है, और वस्तुओं को उपयोगी और मूल्यवान बनाना ही जो है तो कौन बनाता है, मानव बनाता है। वस्तुओं को उपयोगी और मूल्यवान मानव ही बनाता है, इसलिए मानव भी क्या है, एक संसाधन है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, वो इस प्रकार से है कि बांगर क्या है। दोस्तों बांगर का मतलब होता है बंजर भूमि। ठीक है, बांगर की बात करें अगर तो बड़े मैदान में जो है तो पुराने जल और मिट्टी को जो है तो बांगर कहते हैं। क्योंकि जब बाढ़ की स्थिति बनती है, क्योंकि मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा होता है, तो जब बाढ़ की स्थिति बनती है तभी जो है तो नदियों के द्वारा मिट्टी की परत इस बड़े मैदान यानी पुराने जल और मिट्टी के ऊपर परत चढ़ती है। ठीक है, और अगर छोटे मैदान हैं, ठीक है, नीचे मैदान है, तो उन मैदानों में बाढ़ की स्थिति नहीं होती है, तब भी जो है तो हर वर्ष नदियों के द्वारा मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है, जिसे खादर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बांगर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे जब बाढ़ की स्थिति होती है तभी जो है तो मिट्टी की परत चढ़ती है, इसीलिए इसको पुराने जलोढ़ की मिट्टी कहते हैं। ठीक है, यह मिट्टी में केवल मोटी फसलें आप उगा सकते हैं, उसके अलावा आप किसी भी प्रकार की जैसे मक्का, ज्वार हैं, इनको आप उगा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी फसलों का उत्पादन वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, बाकी खादर अगर मिट्टी की बात करें, खादर भूमि की अगर बात करें तो वहाँ पे सभी प्रकार की जो है तो फसलों को उगाया जा सकता है। नदियों का जल बाढ़ की स्थिति में पहुँच जाता है तो यह मैदान कम उपजाऊ होता है। ठीक है, क्योंकि बंजर है, इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, वो इस प्रकार से है कि मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। अपरदन का मतलब होता है दोस्तों परिवहन। ठीक है, मतलब जो है तो मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, चाहे वह हवा के माध्यम से जाए या चाहे तो वह जल के माध्यम से बहती हुई जाए। ठीक है, तो वही जो है तो अपरदन कहलाती है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या हटना ही जो है तो मृदा अपरदन कहलाता है। किसका, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या हटना मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मृदा निम्नीकरण यानी मिट्टी का निम्नीकरण से क्या आशय है। तो भूमि के किसी टुकड़े पर फसलों में अधिक से अधिक उपज लेने के लिए कीटनाशक दवाओं का, उर्वरक खादों का उपयोग करते हैं, जिसके कारण एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाते हैं लोग।
ठीक है। इसीलिए भूमि की जो उर्वरक शक्ति है वो समाप्त हो जाती है, जिसे ही हम जो है तो भूमि का निम्नीकरण कहते हैं। अर्थात भूमि की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाना ही भूमि का मृदा का निम्नीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि मृदा का जो उर्वरक शक्ति है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, जिसे मृदा का निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि जैव विविधता क्या है। पृथ्वी पर तरह तरह के जीवों का पाया जाना ही जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता जो है तो इनके जो कार्य होते हैं और आकार होते हैं वह अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनका महत्व देख लेते हैं जैव विविधता का। जैव विविधता मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव एक दूसरे जीवधारी पर निर्भर है। ठीक है, अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर रहते हैं, जैसे वायु जिसे हम सांस लेते हैं, वायु पर हम निर्भर हैं, जल पर हम निर्भर हैं, मृदा पर हम निर्भर हैं। ठीक है, हम जो है तो इसके अलावा जो है तो पेड़ पौधों, पशु और सूक्ष्म जीवों पर हम निर्भर हैं, क्योंकि यह प्राथमिक उत्पाद है जिन पर सभी दूसरे जीव निर्भर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है। प्रोजेक्ट टाइगर योजना, यह योजना विश्व की बेहतरीन वन्य परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई। यह योजना बाघों के संरक्षण एवं संकटग्रस्त जाति को बचाने के लिए ही नहीं थी, अपितु इसका उद्देश्य बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना था। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो इस प्रकार से है कि भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो 1972 के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार से हैं। इस अधिनियम में वन्य जीवों के संरक्षण के अनेक प्रावधान थे। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए गए तथा इसी अधिनियम का उद्देश्य खतरे में पड़े विभिन्न गंभीर वन्य प्राणियों की रक्षा करना था, जैसे बाघ, कश्मीरी हिरण, मगरमच्छ और एशियाई शेर। ठीक है, इनकी रक्षा करना इस अधिनियम का उद्देश्य था। नेक्स्ट है 1972 के अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी था कि भारतीय हाथी, काला हिरण, चिकारा और भारतीय गोंडवाना, ठीक है, और हिम तेंदुआ आदि के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनके जो है तो कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया गया और उनको जो है तो कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो इस प्रकार से है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। वन पारिस्थितिकी तंत्र की उपयोगिता बताइए। तो पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीव, पशु, पक्षियों का एक दूसरे पर निर्भर रहना ही और इस एक दूसरे से किस प्रकार पारस्परिक क्रिया करते हैं वही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। किस प्रकार वह आपस में निर्भर रहते हैं यही पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, उसकी उपयोगिता देख लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? वन। पारिस्थितिकी तंत्र में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वन में विभिन्न प्रकार की जो है तो घास, पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, क्योंकि वन प्राथमिक उत्पाद होते हैं जिन पर सभी दूसरे जीव निर्भर होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान पदार्थ, खनिजों और अन्य संसाधनों के भंडार हैं जो तेजी से विकसित होती हुई औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। तो बहुउद्देशीय परियोजना जो एक साथ अनेक उद्देश्यों को पूरा करती है, जैसे सिंचाई, बिजली उत्पादन, ठीक है, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन, मृदा संरक्षण आदि, इसके लिए बांध बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है, क्योंकि बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके द्वारा जो है तो बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है, मछली पालन किया जाता है, मृदा का संरक्षण किया जाता है, ठीक है, एवं बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। तो इस तरह से यह जो है तो अनेक उद्देश्यों को पूरा करती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, वो इस प्रकार से है कि जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या हैं। दोस्तों, स्रोत का मतलब होता है साधन। तो जल संसाधन के प्रमुख स्रोत हैं, जैसे पहला है पृष्ठीय जल। पृष्ठीय जल यानी कि जो है तो धरातल पर जो जल पाया जाता है, हमें कुओं के रूप में, तालाबों के रूप में, नहरों या नदियों या नालों के रूप में जो हमें जल मिलता है उसे हम पृष्ठीय जल कहते हैं। ठीक है, नदियों, झीलों व बड़े जलाशयों में मिलता है वही पृष्ठीय जल कहलाता है।
पृष्ठीय जल के प्रमुख स्रोत हैं जैसे नदियां हो गए, झीलें हो गई, तालाब हो गए आदि, यह पृष्ठीय जल है। ठीक है। भौम जल की अगर हम बात करें तो भूमिगत जल होता है। यह भूमिगत जल यानी कि भूमि के नीचे जाकर गति करता हुआ जल ही भूमिगत जल कहलाता है। जैसे बारिश का पानी जो है तो दरारों और सुराखों के माध्यम से पृथ्वी के नीचे सोख लिया जाता है और वह चट्टानों में इधर उधर घूमता रहता है, गति करता रहता है, वही जो है तो भौमगत जल कहलाता है या भूमिगत जल कहलाता है, जिसे हम टेबुल या हैंडपंप के द्वारा धरातल पर लाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा है वो है वायुमंडलीय जल। जल का जो स्रोत है वो है वायुमंडलीय जल, जिसमें वायुमंडल की परतों में वाष्प के रूप में जो है तो हमें मिलता है क्या, जल वाष्प के रूप में मिलता है। ठीक है। हवा में मिला हुआ यानी कि क्षोभ मंडल में हवा के साथ मिला हुआ जल, जिसके कारण हवा जो है तो हमें ठंडी लगती है। इसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है। इसका जो वायुमंडलीय जो जल है इसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है। उसके बाद है जो है तो महासागरीय जल का स्रोत जो है वो है महासागरीय जल। यह जल का वह स्रोत होता है जिसमें महासागरों में मतलब जो है तो महासागरों में पाया जाने वाला जल ही महासागरीय जल कहलाता है। यह जल हमेशा खारा होता है क्योंकि महासागर वह जगह होती है जहाँ पर नदियाँ आकर मिलती हैं, मतलब ताला नदियों का जो है तो संगम स्थल होता है महासागर, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार का कूड़ा कचरा जो भी कुछ नदियाँ बहा के लाती है वह वही महासागर में जहाँ पे उसका संगम स्थल होता है वहीं पर लाकर जमा कर देती हैं, जिसकी वजह से महासागरों का जो जल है वह खारा होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कृषि उत्पादन में वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा सुझाए गए उपाय। ठीक है। कृषि के उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निम्न तरह के उपाय किए हैं, जिसमें से पहला है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है दोस्तों कि जो है तो किसी चीज़ को उखाड़ कर फेंक देना, चाहे वह कोई नियम हो, चाहे वह कोई पेड़ पौधा हो, चाहे वह कोई फसल हो, उसको उखाड़ कर फेंक देना ही उन्मूलन कहलाता है। तो यहाँ पर जो है तो जो कुछ नियम बने हुए थे उन नियमों को सरकार ने उखाड़ कर फेंक दिया। ठीक है। जिसे जो है तो उन्मूलन, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन यानी कि जमींदार यानी कि जिनके पास बहुत ज़्यादा जो है तो ज़मीन होती थी, उस ज़मीन में जो किसान कृषि करते थे वह मजदूरों के समान थे। ठीक है। इसीलिए जो है तो भूमि का वितरण असमान था। तो सरकार ने क्या किया है कि उस जमींदारी प्रथा को समाप्त करके किसानों को ज़मीन के मालिकाना अधिकार दे दिए, जिससे किसान अब उस पर दिल लगाकर कृषि करते हैं और अच्छा से जो है तो कृषि फसलों में उत्पादन लेते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन को मतलब जो है तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक और व्यवस्था लागू की, चकबंदी व्यवस्था। ठीक है। या जोत सीमा। चकबंदी व्यवस्था क्या होती है दोस्तों, इसमें जो है तो भूमि का जो जैसे कि उत्तराधिकारी व्यवस्था के कारण, ठीक है, लोगों में ज़मीन का बंटवारा दिन प्रतिदिन होता जा रहा था, जिसकी वजह से खेत का जो आकार है वह छोटा हो गया। इसीलिए किसानों के जो खेत थे वो इधर उधर चिपके हुए थे। तो गवर्नमेंट सरकार ने जो है तो जो है तो चकबंदी व्यवस्था यह एक व्यवस्था लागू की, जिसके द्वारा यह कहा गया कि भूमि का जो दायरा है, जो आकार है, उसे जो है तो बढ़ा दिया गया। जैसे दो लोग कृषि कर रहे थे तो हमारा वह खेत उसके खेत के पास था और उसका खेत हमारे खेत के पास था, तो हम लोगों ने क्या किया कि अपना खेत उसको दे दिया और उसका खेत हमने ले लिया, तो जो खेत का जो दायरा था वो बढ़ गया। यही होती है चकबंदी व्यवस्था, जिसके कारण मशीनों का प्रयोग आसानी से हो सकता है और उनकी फसलों का जो देखभाल करना है वह भी आसान हुआ है। ठीक है, इस व्यवस्था के कारण। ठीक है। उसके बाद जो है तो कृषि के उत्पादन में वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया है, सिंचाई के साधनों का विस्तार किया है। ठीक है। जैसे नहरों का विस्तार किया है, कुओं का, नलकूपों, तालाबों में जो है तो वृद्धि की है। ठीक है। और नदियों पर बांध बनाकर जलाशय का निर्माण करके जो है तो नहरों द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है। ठीक है। जिससे कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई है। ठीक है।
उसके अलावा जो है तो कृषि के क्षेत्र में कृषि उत्पादन में वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया है, कृषि उपकरणों का विकास किया है उसने, ठीक है, जिससे जुताई, बुवाई, निराई और कीटनाशक यानी कि जो फसलों पे जो कीट और जो जानवर लगे होते हैं, जो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े लगे होते हैं, उसको नाश करने के लिए जिन दवाओं का प्रयोग किया जाता है उसे कीटनाशक कहते हैं, ठीक है। तो कीटनाशकों और उर्वरक बोले तो खाद के छिड़काव, सिंचाई, जल फुहार सिंचाई, कटाई, गहाई, परिवहन एवं भंडार में लगने वाले जो समय लगता था उसको अब वह समय अब कम लगने लगा है, ठीक है, कृषि उपकरणों के विकास से। पहले के ज़माने में ये कृषि उपकरण नहीं थे तो लोग बैलों और हलों के द्वारा जो है तो खेती करते थे, हाथ से कटाई होती थी, निराई होती थी और उनकी गहाई भी करते थे बैलों के द्वारा। तो इस तरह से उसमें लागत और समय सबसे ज़्यादा लगता था, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे कृषि उपकरणों के विकास हो जाने से कृषि कार्य करना आसान हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के हिसाब से जो थे इनको आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो समझ गए हैं और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपके माध्यम से उन दोस्तों का भी बेड़ा पार हो सके। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।